केसरी 2 मूवी रिलीज के बाद सर चेट्टूर शंकरन नायर का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सर चेट्टूर शंकरन नायर की कहानी बस उतनी ही है जितनी केसरी 2 मूवी में दिखाई गई है? क्या सिर्फ एक केस सर चेट्टूर शंकरन नायर की पहचान है? क्या यही एक केस उनकी पूरी कहानी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सर चेट्टूर शंकरन नायर की कहानी इस केस से कई ज़्यादा बड़ी है। ये केस बस उनकी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। हम हिंदुस्तानी इन लोगों के लिए इंसान है ही नहीं। We are animals to them. हाय, दिस इज़ रवि खरबंदा और आज हम सर चेट्टूर शंकरन नायर की ज़िंदगी की कहानी जानेंगे। कहानी की शुरुआत नाम से ही करते हैं। चेट्टूर शंकरन नायर, ये जो नाम है उन्हें उनके ननिहाल से मिला, या यूँ कहें उनकी माँ के नाम से मिला। उनकी माँ का नाम था पार्वती अम्मा चेट्टूर, वहीं से उनके नाम के आगे चेट्टूर शब्द जुड़ा। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस कोट है, व्हाट इज़ इन द नेम। सर चेट्टूर शंकरन नायर के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कभी आपने सोचा है कि चेट्टूर शंकरन नायर के नाम से पहले सर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आमतौर पर वकीलों के नाम के आगे सर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस सवाल का जवाब ब्रिटिश सरकार से ही जुड़ा हुआ है। 1912 में खुद ब्रिटिश सरकार ने चेट्टूर शंकरन नायर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, या कहें कि उन्हें इस उपाधि या टाइटल से सम्मानित किया गया था। उस वक्त एक भारतीय को नाइटहुड का टाइटल मिलना कोई आम बात नहीं थी। जब भी किसी को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो उनके नाम के आगे रिस्पेक्टफुली सर लगाया जाता था। इस रिकॉग्निशन के बाद चेट्टूर शंकरन नायर सर चेट्टूर शंकरन नायर बन गए। 1857 का साल आप सबको तो याद ही होगा। इस साल भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विरोध हुआ था। इस साल 11 जुलाई को मनकारा परलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में चेट्टूर शंकरन नायर का जन्म भी हुआ था। उनके पिता मामियल रामुनी पानिकर ब्रिटिश सरकार में तहसीलदार थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां पार्वती अम्मा चेट्टूर काफ़ी प्रसिद्ध चेट्टूर घराने से थी। बाकी बच्चों की तरह चेट्टूर की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके बाद उन्होंने मालाबार रीजन में स्कूल ज्वाइन कर लिया। चेट्टूर पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने कैलीकट के प्रोविंशियल स्कूल से आर्ट के एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास से पास किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से आर्ट में डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की और 1880 में हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में प्रैक्टिस करने लगे। यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि चेट्टूर शंकरन नायर की कहानी भी एक आम बच्चे की तरह ही है, पर जरा रुकिए, ट्विस्ट अभी बाकी है। मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान एक वक्त ऐसा भी था जब सभी भारतीय वकीलों ने डिसाइड किया था कि कोई भी इंडियन लॉयर एसोसिएट किसी भी ब्रिटिश लॉयर के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेगा, और सभी इंडियन लॉयर इससे सहमत भी थे सिवाय चेट्टूर शंकरन नायर के। उनका मानना था कि वकीलों का चुनाव उनकी काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए और हर एक वकील को हक है कि वो अपना मेंटर खुद चुने। इसीलिए उन्होंने सर होरेशो स्टिफर्ड की मेंटरशिप में अपने कैरियर की शुरुआत की। सर होरेशो स्टिफर्ड आगे जाकर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। इनफैक्ट उनकी मेंटरशिप ने शंकरन नायर को ब्रिटिश इंडिया लीगल सिस्टम को समझने और एक बेहतर लॉयर बनने में उनकी बहुत मदद की। वो अलग बात है कि उनके इस फैसले के चलते उन्हें भारतीय वकीलों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। उन्हें बायकॉट करने तक की मांग की गई थी। पर सर चेट्टूर शंकरन नायर को लोगों की बातों से कब फर्क पड़ा है भला? इनफैक्ट एक बार एडविन मोंटेगो, जो उस वक्त भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने शंकरन नायर के लिए कहा था कि ही इज़ एन इम्पॉसिबल पर्सन। उन्होंने ये भी कहा था कि ही शाउट्स एट टॉप ऑफ हिज वॉइस and refuses to listen anything when one argue and is absolutely uncompromising। चेट्टूर शंकरन नायर अगर किसी बात को सही मानते थे तो वो अंत तक उस बात पर डटे रहते थे, बिना परिणामों की चिंता किए हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप समझ पाएंगे जब सर चेट्टूर शंकरन नायर के जजमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए सर चेट्टूर शंकरन नायर के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में जानते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में जज रहने के दौरान भी उनके प्रोग्रेसिव सोच और बेबक इरादे उनके फैसलों में दिखाई दिए। सर नायर ने अपने कई जजमेंट में इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज को वैलिडेट किया था पर्सनल फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स के चलते।
जो उस वक्त एक बड़ा और चैलेंजिंग जजमेंट था। 9वीं शताब्दी में इंटरकास्ट मैरिज इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। इसके बाद 1914 में बुडासना वर्सेस फातिमा केस का जजमेंट सुनाते वक्त सर नैर ने साफ तौर पे कहा था कि कन्वर्टेड हिंदूज के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना जायज नहीं है। उन्हें दूसरी जाति का समझना या फिर जाति के आधार पर उन्हें भेदभाव करना पूरी तरीके से गलत है। जातिगत भेदभाव ही एक बड़ी वजह थी सर चैतुर शंकरन नैर की कांग्रेस से अलग होने के पीछे। 1897 में सर चैतुर शंकरन नैर कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स में से एक थे। इनफैक्ट अगर मैं प्रॉपरली रिकॉल कर पा रहा हूँ तो वो अब तक के इकलौते मलयाली व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पोस्ट को संभाला है। सर नैर का कहना था कि जब वो कांग्रेस की मीटिंग में जाया करते थे तो ब्राह्मण वर्ग के लोग उनके साथ खाना नहीं खाया करते थे। उस वक्त कांग्रेस में ब्राह्मणवाद एक बड़ी समस्या थी, जिनके चलते सर नैर ने अपने रास्ते कांग्रेस से अलग कर लिए। सर नैर के विरोधी स्वभाव के भी तो कई किस्से हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन किस्सों से भी उनकी अचीवमेंट है? तो आइए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। 1897 कांग्रेस प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1897 में शंकरन नैर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। अमरावती सेशन में अपनी स्पीच के दौरान शंकरन नैर ने कहा था, वी मस्ट इंसिस्ट ऑन परफेक्ट इक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स रेस इन्फीरियरिटी, नेशनल अबेसमेंट, एक्विशन देयरफॉर ऑफ ऑल सिविल राइट्स कन्फर्ड on Englishmen, removal of all disabilities on Indians as such, these must be on aim। ध्यान रखिए, ये वो वक्त था जब सर चैतुर शंकरन नैर का मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहकर भी, सिस्टम का हिस्सा रहकर भी भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। इस वक्त भी वो बाकी कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स की तरह ही सोचते थे। 1902 सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन। 1902 में सर शंकरन नैर को सेक्रेटरी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया। उन्हीं की बदौलत भारत में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पारित किया गया, जिससे इंडिया में हायर एजुकेशन का स्टेटस इंप्रूव किया जा सके। 1904 कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। 1904 में उनकी सर्विस के लिए उन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE के टाइटल से नवाजा गया था। 1907 एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। 1907 में सर नैर को एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास अपॉइंट किया गया था। उस वक्त वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था। 1908 परमानेंट मेंबर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। 1908 में सर नैर को मद्रास हाई कोर्ट का परमानेंट जज डिक्लेयर कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई इंपॉर्टेंट फैसले किए, जिसमें से ऐश मर्डर केस भी शामिल था। 1912 नाइटहुड। 1912 में चैतुर शंकरन नैर को नाइटहुड की उपाधि दी गई। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इस उपाधि के बाद चैतुर शंकरन नैर को सर चैतुर शंकरन नैर कहा जाने लगा। 1914 बुडासना वर्सेस फातिमा केस। इस केस में दिए गए सर शंकरन नैर के जजमेंट को आज भी एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह देखा जाता है। 1915 से 1919 वाइसरॉय काउंसिलिंग मेंबर। 1915 से 1919 के दौरान सर नैर वाइसरॉय की काउंसिलिंग के मेंबर रहे। उन्हें एजुकेशन पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए दिया गया था। उस वक्त ये पोजीशन किसी भी भारतीय को मिलने वाले सबसे बड़े पद या पोजीशन में से एक थी। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि एडमिन मोंटेगू, जो उस वक्त भारत के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने शंकरन नैर को लेकर कई तरह की बातें कही थी, पर मोंटेगू चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म को लागू करने में भी सर शंकरन नैर की अहम भूमिका थी। इसी रिफॉर्म्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू किया गया था, जिसकी वजह से डायरेक्टरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एट प्रोविंस लेवल शुरू किया गया। साथ ही इसी एक्ट के चलते इंडियंस का पार्टिसिपेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी हद तक बढ़ गया। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप शंकरन नैर के बारे में सुनेंगे तो आपको सिर्फ एक ही केस याद नहीं आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से माइकल ओ डायर से केस हारने के बाद भी शंकरन नैर जीत गए। जनरल ओ डायर वर्सेस नैर 1924। हम अक्सर सुनते हैं कि लीगल बैटल्स में केस जीतना ही इम्पोर्टेंट होता है, पर ननी पलकीवाला और श्री शंकरन नैर जैसे काबिल वकील ये जानते हैं कि हारकर भी केस कैसे जीता जाता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन लोग शांति से अपने लीडर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचले के अरेस्ट होने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी को हम अजाई नहीं जाने देंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे और ये संघर्ष उतनी देर जारी रहेगा जितनी देर के दो नेता रिहा नहीं हो जाते।
लेकिन ऐसा नहीं था कि उस दिन उस जगह पर हर कोई प्रोटेस्ट करने आया हो। उस पूरी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ वहां पर बैसाखी के दिन आराम करने आए थे, यहाँ वहां घूमने आए थे। उन लोगों का सीधे तौर पर प्रोटेस्ट के साथ कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन जनरल ओ डायर जो उस वक्त जालंधर के ब्रिगेड कमांडर थे, अमृतसर में उन्हें लगा, आई रिपीट, उन्हें लगा कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट रिबेलियन बन सकता है। इसलिए उन्होंने बड़ी बारबता से 50 सिपाहियों को आदेश दिया कि वो 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग करें। और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दें ताकि जो लोग भी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हैं उनमें से कोई भी बचकर ना निकल सके। लोगों पर बेधड़क गोलियां चलाई गई। जो जमीन पर लेटे थे वो भी ना बच सकें, तो इसलिए जमीन पर भी गोलियां चलाई गई। और कुछ लोग जो जान बचाने के लिए कुएं में कूदे वो भी डूबकर मर गए। टोटल 1650 राउंड की फायरिंग की गई और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि कोई गोलियों से अगर जिंदा बच भी गया हो तो उसकी मदद कोई ना कर सके। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 379 to 1500 निर्दोष लोग मारे गए इस हत्याकांड में, पर अनऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या और भी ज़्यादा है। और इतना बड़ा खून खराबा हो गया, बट किस लिए? क्योंकि जनरल ओ डायर को लगा कि ऐसा शांतिपूर्ण विरोध एक बड़ा आर्म्ड रिबेलियन बन सकता है और इसीलिए उन्होंने 1000 लोगों की जान ले ली। और ऐसा नहीं था कि पंजाब के लोग सिर्फ सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचले की गिरफ्तारी से परेशान थे। इनकी गिरफ्तारी के अलावा भी पंजाब के पास प्रोटेस्ट करने के लिए कई बड़ी वजह थी, जैसे रोलेट एक्ट और मार्शल लॉ। मार्च 18, 1919 को ब्रिटिश सरकार ने अनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट पास किया। इसको रोलेट एक्ट भी कहा जाता है। ये एक्ट ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार देता है कि वो कभी भी कहीं भी बिना किसी इंक्वायरी के किसी को भी अरेस्ट और डिटेन कर सकती है। यानी अगर सरकार अब किसी को अरेस्ट करती है तो ना तो इंक्वायरी बैठेगी, ना उन्हें अपना पॉइंट प्रूव करने का मौका मिलेगा। इस एक्ट को लेकर पंजाब के लोगों में गुस्सा था, क्योंकि पंजाब उन कुछ इलाकों में से था जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी बेहिसाब अत्याचार किए गए थे। रोलेट एक्ट को लेकर पंजाब में पहले से ही बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। उसके ऊपर से मार्शल लॉ को भी लागू कर दिया गया। इस लॉ के बारे में अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जिस तरीके से इमरजेंसी के दौरान सिविल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, गैदरिंग को बैन किया जा सकता है, लोगों को डिटेन किया जा सकता है, वैसी ही पावर ये मार्शल लॉ पंजाब में बैठी ब्रिटिश सरकार को देता था। इसके अलावा पंजाब के लोगों पर और पंजाबी सोल्जर्स पर जो अत्याचार हो रहा था वो तो अब तक दुनिया के सामने भी नहीं आया था। आखिर प्रेस पर सेंसरशिप जो लगी हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को इस क्रूरता से देखने के बाद सर शंकरन नायर ने वाइसरॉय की काउंसलिंग से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि ऐसी सरकार के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो निर्दोष लोगों की हत्या को सही मानती हो। सर शंकरन नायर ने कहा, ऑलमोस्ट एवरी डे आई वॉज रिसीविंग कंप्लेंट्स, पर्सनल एंड बाय लेटर, ऑफ द मोस्ट हॉरोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द मास्केयर एट जलियांवाला बाग, अमृतसर, द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेम टाइम। आई फाउंड दैट द लॉर्ड चेम्सफोर्ड approved of what was being done in Punjab. That to me was shocking. सर नायर का रेजिग्नेशन पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका था। इतनी बड़ी हाई पोजीशन पर बैठा एक अधिकारी, वो भी मलयाली अधिकारी, पंजाब में हुए हत्याकांड के लिए इतनी बड़ी पोजीशन और ऐशो आराम को छोड़ देता है। और ये कोई आम बात नहीं थी। शायद इसी को कहते हैं सेकुलर इंडिया। सर नायर के रेजिग्नेशन का असर भी तुरंत दिखाई देने लगा। प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटा दी गई, पंजाब से मार्शल लॉ भी हटा दिया गया और हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन भी किया गया। पर यह सब भी एक दिखावा ही था, क्योंकि अब तक उंगलियां सिर्फ जनरल ओ डायर पर उठ रही थी। लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर मार्शल ओ डायर का क्या, जो असल मायने में पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार थे? उन अत्याचारों का क्या जो कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम पर और तो कभी रोलेट एक्ट के नाम पर पूरे हिंदुस्तान, खास तौर पर पंजाब पर किए जा रहे थे, उनका इस दुनिया के सामने आना अभी बाकी था। इस घटना के 3 साल बाद यानी 1922 में सर चैतुर शंकरन नायर ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था गांधी एंड अनार्ची। ये किताब थी महात्मा गांधी की नीतियों के विरुद्ध। पर इससे एक बड़ा झटका पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर मार्शल ओ डायर को भी लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शंकरन नायर ने इसमें मार्शल ओ डायर को भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार बताया था।
इस किताब के छपने के बाद सनसनी फैल गई, मिशेल ओडायर की रेपुटेशन पर बात आई और इसलिए उन्होंने 1924 में सर नैर के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया लंदन में। इस बात में कोई दोराई नहीं थी कि ब्रिटिश कोर्ट में ब्रिटिश जज और जूरी के सामने एक ब्रिटिश अधिकारी के अगेंस्ट सर नैर की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पर उन्होंने फिर भी ये केस लड़ा क्योंकि वो दुनिया को वो सच दिखाना चाहते थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी आसानी से छुपा लिया था। इस केस को सुनने वाले जज हेनरी मैककार्डी ने शुरुआत में ही अपना पक्ष साफ कर दिया था। उनकी बातों से साफ तौर पर पता चल रहा था मिशेल ओडायर को छोड़िए, जनरल रेजिनाल्ड डायर को भी वो दोषी नहीं मानते थे। उनके मुताबिक जनरल ओडायर ने ब्रिटिश पर होने वाले हमले को टालने के लिए ऐसा किया और इसलिए जायज़ था। हेनरी मैककार्डी का अगर बस चलता तो वो सर नैर के लॉयर सर वॉल्टर स्क्वेब को भी सजा दिलवा देते। खैर, केस का ट्रायल शुरू हुआ और ये उस वक्त का सबसे लंबे चलने वाले सिविल केसेस में से एक था। 5.5 हफ्ते चले इस केस का फैसला मिशेल ओडायर के हक में आया, पर सर नैर को मिला वो इससे भी बड़ा था। इस केस के जरिए सर नैर ने अंग्रेजी हुकूमत का पूरा काला चिट्टा वर्ल्ड मीडिया के सामने खोला। किस तरीके से लोगों को जबरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम पे लड़वाया गया, किस तरीके से पंजाब में मार्शल लॉ और रोलेट एक्ट के नाम पर बारबता की गई। जलियांवाला बाग की घटना के ठीक 2 दिन बाद गुजरांवाला में भी एयरक्राफ्ट के जरिए बॉम्ब गिराए गए और मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायरिंग की गई जिसमें कई जानें गईं। ये सब इस केस के जरिए पूरी दुनिया के सामने आया और इस तरीके से केस हारने के बाद भी शंकरन नैर को वो हासिल हुआ जो वो चाहते थे। जज ने शंकरन नैर को ये ऑप्शन दिया कि अगर वो मिशेल ओडायर से माफ़ी मांग लेते हैं तो वो डैमेज पे करने से बच सकते हैं, लेकिन सर नैर ने ऐसा करने से मना कर दिया और 500 यूरो का दंड पेनल्टी के रूप में मिशेल ओडायर को दिए। सर शंकरन नैर के पास ये मौका था कि वो चाहें तो दोबारा अपील भी कर सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि पहले वाले 12 अंग्रेजों ने जो फैसले सुनाया है बाकी 12 अंग्रेज भी वही फैसला सुनाएं, इसलिए वो दोबारा अपील नहीं करना चाहते। सर नैर की कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। मैं चाहता हूँ आप इस कहानी को पढ़ें, सर चतुर शंकरन नैर के बारे में जानें और जो हिस्से मैंने छोड़ दिए हैं उन्हें कमेंट के जरिए बताइए। क्या आप जानते हैं लंदन की अदालत ने भले ही मिशेल ओडायर को बरी कर दिया हो, पर कोई था जिसने डायर को अपने अंजाम तक पहुंचाया। क्या आप जानते हैं वो कौन था? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर उसका नाम बताइएगा। सबसे पहले आंसर करने वाले 2 लोगों का नाम मैं अपनी अगली 2 वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतिहास पढ़ते रहें और समझते रहें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।